नमस्कार। कार्यक्रम अफसरनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अफसरनामा में आज हमारे साथ भारतीय पुलिस सेवा के एक ऐसे अधिकारी हैं जो एक मध्य प्रदेश के बेहद महत्वपूर्ण ज़िले के पुलिस कप्तान की भूमिका तो वो निभा रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही उनके व्यक्तित्व के कई दिलचस्प शेड्स भी हैं, आयाम भी हैं, जिन पर आज हम बात करेंगे। और सबसे पहले उनका परिचय मैं आपको देता हूं। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं रीवा के एसपी जो 2010 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। राकेश जी, बहुत स्वागत करता हूं अफसरनामा में आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। राकेश जी, इस कार्यक्रम में हम पुराने पन्ने पलटते हैं जीवन के। पुराने क्या, बल्कि मैं कहूं कि जीवन में पुराना क्या होता है, सब कुछ नया ही है। आपकी स्मृतियों में कौंधता रहता है। देवरिया मैं आपको लेकर चलता हूं, जहां एक किशोर वय में प्रवेश करने वाले राकेश जी सपने देखना शुरू कर चुके हैं और वो सोच रहे हैं कि जीवन का ये रास्ता उन्हें कहां ले जाएगा। जाहिर तौर पर उनकी सोच होगी, उनकी दृष्टि होगी। थोड़ा सा मैं आपके परिवार की पृष्ठभूमि और किशोर मन के आपके सपनों की पड़ताल पहले आपसे चर्चा के जरिए करना चाहूँगा। तो आपको पीछे ले जा रहा हूँ मैं टाइम मशीन में बिठा के। कैसे याद करते हैं आप देवरिया के उन 15-16 साल के राकेश जी को? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी मेरी प्राथमिक शिक्षा जो है अपने गांव में हुई और हमारे कस्बे में थी। वहाँ भी मैंने प्राइमरी एजुकेशन प्राप्त की। 5वीं तक की एजुकेशन के बाद हमारे गांव में एक इंटर कॉलेज है जो हमारे परिवार के लोगों के सहयोग से ही आज़ादी के तत्काल बाद बनाया गया था। उसी में मैंने अपनी 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त की। 10वीं की शिक्षा प्राप्त करने के बाद मैंने तय किया, मेरा डिसीजन था, मेरे घर के लोग गोरखपुर भेजना चाहते थे इंटरमीडिएट की एजुकेशन के लिए, लेकिन मैंने तय किया अगर घर से बाहर जाना है तो मैं इलाहाबाद जाऊंगा। फिर मैंने इलाहाबाद गवर्नमेंट इंटरमीडिएट कॉलेज में एडमिशन लिया था। इस तरह मैं 10वीं के बाद ही गाँव छोड़ दिया था। जहाँ तक मेरे पारिवारिक बैकग्राउंड का प्रश्न है, मेरे पिताजी किसान हैं और मेरा परिवार जो है कृषि आधारित व्यवसाय ही करता है। अच्छा, तो मतलब मुझे लगता है कि अपने परिवार में जिसको कहते हैं लीग से हटकर पहल करने वाले लोगों में शायद आप अग्रिम पंक्ति में खड़े लोगों में शामिल होंगे। क्या मैं ठीक हूँ? हाँ बिल्कुल, लेकिन हमारे ताऊ जो है हमारे ही विद्यालय में अध्यापक रहे हैं। इसके अलावा घर में मैं दूसरा सदस्य था जिसने सरकारी नौकरी को चुना था। जब आपने फैसला किया इलाहाबाद आने का, मुझे लगता है कि दैट वाज द टर्निंग पॉइंट, वो एक निर्णायक मोड़ आपके जीवन में रहा होगा। कैसे ये बात मन में थी? जाहिर तौर पर आप पढ़ाई में अच्छे होंगे, मेधावी विद्यार्थी के तौर पर आपकी इमेज रही होगी और लोगों ने भी सलाह दी होगी कि आप किसी अच्छी जगह जाकर पढ़ाई करें और वहाँ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को भी ट्राई करें, क्योंकि इलाहाबाद एक बड़ा सेंटर है देश में अखिल भारतीय सेवाओं के लिए या राज्य प्रशासनिक सेवाओं के लिए। उसको थोड़ा सा ज़रा बताइए हमें कि वो इलाहाबाद जाने का निर्णय कितना उचित और कैसे ये बात, किसने सलाह दी, कैसे मन में आई ये बात? हमारे जिस विद्यालय में मैंने 10वीं पास की थी वहाँ साइंस सब्जेक्ट नहीं था, तो घर से बाहर जाना था। तो चूँकि इलाहाबाद की शोहरत काफ़ी थी और इलाहाबाद को लेके तमाम अच्छे मतलब विचार थे हमारे दिमाग में कि इलाहाबाद जाऊंगा तो मुझे जीवन को कोई न कोई नई दिशा मिलेगी। इस कारण मैंने इलाहाबाद जाना तय किया गोरखपुर जाने के बजाय, क्योंकि घर से दूर रहना थोड़ा ज़्यादा बेहतर था मेरे लिए। इलाहाबाद गाँव से गोरखपुर बहुत करीब पड़ता था, इसलिए मैंने इलाहाबाद को चुना। और इलाहाबाद में मेरे यहाँ से कई लोग उच्च न्यायालय में अधिवक्ता भी थे, तो उन्होंने भी सलाह दिया कि तुम यहाँ आओ, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस कारण मैंने इलाहाबाद जाने का निर्णय लिया था। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा जब मैंने पढ़ी तो उसका एक कोट मुझे याद रह गया राकेश जी, और उस कोट में हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा है, आप जानते ही हैं कि इलाहाबाद से वो भी आते हैं और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उनको मन मसोम कर बाहर निकलना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि घर का पौधा कभी घर में नहीं पनपता है। आप सहमत हैं इससे? बिल्कुल सहमत हैं। धरती पे जितने भी शासकों ने शासन किया है सब ने अपने घर का मोह छोड़ा है, तो आपको आगे बढ़ना है तो घर का मोह छोड़ना पड़ेगा। इलाहाबाद आए तो जब एक युवा इलाहाबाद आता है, कॉलेज में एडमिशन लेता है, तो कुछ खट्टे मीठे अनुभव भी होते हैं। आप भी गुजरे होंगे उन अनुभवों से।
कई बार ऐसा भी लगा होगा कि अच्छा था घर के पास ही रहते गोरखपुर, फिर अपने गांव पहुंच जाते, वही सुख समृद्धि की बात होती, परिवार से मिलते। क्या इस तरह की भी कुछ अनुभूतियों से गुजरे आप? बिल्कुल बिल्कुल। जब इलाहाबाद मैंने गवर्नमेंट इंटरमीडिएट कॉलेज में एडमिशन लिया तो लकीली मुझे हॉस्टल भी मिल गया। लेकिन हॉस्टल में जिस दिन खाना खाने गया पहली बार तो मुझे घर की बहुत बेतरह याद आई। मैं भोजन का बहुत शौकीन हूँ। तो पहली बार घर की कमी महसूस हुई। पहली बार याद आया कि माँ बाप के यहाँ, जो माँ बाप के छाँव में कम से कम बढ़िया खाने को तो मिलता है। बाकी मुझे जो है पढ़ाई लिखाई करने, चूँकि आया था, खुद का निर्णय था तो अपने आप को सही साबित करना था, इसलिए मैंने पढ़ाई लिखाई पे अपने आप को ज़्यादा फोकस किया और भोजन की तरफ से अपना दिमाग हटाया। जो भी भोजन था उसी में ही अपना मन लगाकर काम किया। दूसरा मंत्र भी आपने हमें दे दिया कि थोड़ा सा नियंत्रण अपनी मनोभावनाओं पर या इंद्रियों पर रखना बहुत ज़रूरी है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय है जिसकी बड़ी गौरवशाली परंपरा है। तो क्या किस तरह की फीलिंग वो थी, और क्या कुछ भय भी लगा कि देवरिया के एक छोटे से गांव से आए राकेश को इलाहाबाद विश्वविद्यालय किस तरह अपनी बाहों में समेटता है? मैं एक वहाँ पे बार्बर थे, उनके अक्सर बाल जब कटाने जाता था, काफ़ी वृद्ध थे। वो मुझे कहानियाँ सुनाया करते थे कि साहब ये जो है यूनिवर्सिटी रोड नहीं था, एक ज़माने में यूनिवर्सिटी रोड पे लोग आया करते थे लड़कों को देखने के लिए कि वे लड़के हैं जो कल को आगे चलकर भारत का नेतृत्व करेंगे। तो ये सब बातें बहुत प्रेरणा देती थी कि जब पुराने लोग इस तरह की बातें बताते थे कि यूनिवर्सिटी रोड की क्या गरिमा और क्या गौरव था। और उसी गरिमा गौरव को हम समेटे हुए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में सर सुंदरलाल हॉस्टल में रह के पढ़ते थे। और बीए करते करते तय हो गया था कि हमें जो है कहीं न कहीं कुछ अच्छा करना है। इसके लिए हमने जो है अपने सीनियर्स और तमाम ऐसी चीज़ें जो यूनिवर्सिटी रोड जो इलाहाबाद का है, जो हॉस्टल, सभी हॉस्टल करीब करीब उसी यूनिवर्सिटी रोड पर हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी के रूप में भी है। वहाँ ढेर सारा लिटरेचर अपने को मिलता है। तो उसमें हमने अपने आप को डुबोने की कोशिश की और मुझे पर्याप्त मात्रा में स्टडी मटेरियल मिलता रहा। बीए की पढ़ाई के साथ साथ हमने जो है तय कर लिया था कि हमने कंपटीशन क्लियर करना है, तो साथ साथ पैरेलल हमने पढ़ाई शुरू कर दी थी। तो और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ऐसे रोड पे ऐसे तमाम लोग मिलते थे, ऐसे पुराने तमाम लोग मिलते थे, तमाम तरह की बातें बताते थे। हॉस्टल में रहने का फ़ायदा ये होता था कि जो हमारे ग्रेट सीनियर्स थे, जो बड़े बड़े पदों पर सेवाएं देते थे, अक्सर भ्रमण पे आया करते थे और अपने हॉस्टल में आके सभी लड़कों से बातचीत करते थे। तो उनसे भी अपने को ज्ञान प्राप्त होता था कि हमें कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे आगे बढ़ना है। तो इन सब चीज़ों से हमने काफ़ी कुछ सीखा। और हॉस्टल का जीवन अपने आप में एक प्रयोगशाला था हम लोगों के लिए कि नोट्स कैसे बनाना, परीक्षा में किस तरह से नोट्स बनाकर पढ़ देने से अच्छे नंबर्स आते हैं, किस तरह के नोट्स को प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में बनाया जाना चाहिए, किस तरह के नोट्स मेंस एग्जामिनेशन में तैयार करने चाहिए, इंटरव्यू होता है तो कैसे करना चाहिए। कई बार कई सीनियर जो परीक्षाएं क्वालिफाई कर जाते थे, सेलेक्ट हो जाते थे, वो लोग आकर जो है इंटरव्यू की तैयारी भी कराया करते थे। इस तरह की तमाम चीज़ें सर सुंदरलाल हॉस्टल से अपने को प्राप्त होती रहीं और इसका हमें बहुत ही लाभ मिला। और ये अपने आप में एक वरदान था कि मैं इलाहाबाद आया और हमें एक हॉस्टल मिला और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके इस तरह की तमाम चीज़ों को हमने ग्रहण किया। जब हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ख़ासतौर से युवा अवस्था के उन दिनों में, तो कुछ खलनायक भी हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं। ये खलनायक हम खुद भी हो सकते हैं, जो कई बार दुर्गुणों की तरफ बढ़ जाते हैं। कई बार कोई ऐसी आदत जो हमें परेशान करे वो हमें हमारे भीतर प्रवेश कर जाती है। कई बार हमारे कुछ मित्र होते हैं और कई बार कुछ खल प्रवृत्ति के ऐसे लोग होते हैं जिनका काम ही होता है कि हर संभावना को पहचान कर उसको नष्ट करने के लिए या डिमोरलाइज करने के लिए कुछ उसको परेशान करना। आप भी क्या ऐसे किसी अनुभव से गुजरे कि किसी ने आपको परेशान किया, आपने खुद ने स्वयं या किसी और ने? क्या इस तरह का कोई अनुभव रहा आपके जीवन में? नहीं, मुझे फिल्म देखने का बहुत शौक था, जिसका मुझे काफ़ी खामियाजा भुगतना पड़ा। एक बार मैं जो है अपने 2 पेपर के बीच में भी फिल्म देखने चला गया। अरे कमाल है। बाद में जब नंबर कम आए तो मुझे समझ में आया कि मुझे अपनी इस आदत पे नियंत्रण करना होगा। तो पहले तो मैंने इस पे नियंत्रण किया। दूसरा, मैं इस बात के लिए बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे जो भी मित्र बने, बहुत कम बने, लेकिन यदि वो पढ़ने में बहुत रुचि भी नहीं रखते थे तो पढ़ने में कभी डिस्टर्ब नहीं करते थे। और जो पढ़ने में रुचि रखते थे वो बिल्कुल हमें हमेशा कोऑपरेट करते थे। हमें मित्र के रूप में हमेशा बड़े हितैषी लोगों से दोस्ती हुई जो आज भी कायम है।
तो इन चीज़ों का हमें फ़ायदा मिला, और जो पढ़ने में रुचि भी नहीं रखते थे वो रास्ता बहुत अच्छा बताते थे। तो नो डाउट हमें फिल्मों से तो जहाँ थोड़ा बहुत परेशानी हुई फिल्म देखने की आदत के कारण, लेकिन बाकी हमें ऐसे कोई निगेटिव नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग नहीं मिले जो मुझे बुरी आदतों की ओर ले जाएं या बुरी सोहबत की ओर ले जाएं। मुझे सोहबत बहुत अच्छी मिली, और इसका योगदान इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और हमारा सर सुंदरलाल हॉस्टल रहा। आपने ये बड़ी दिलचस्प बात की कि कुछ तो ऐसे मित्र थे जिनकी पढ़ाई में रुचि नहीं थी लेकिन सलाह बहुत अद्भुत देते थे। ऐसे किसी मित्र की कोई ऐसी सलाह जो आज भी आपके जीवन में एक बहुत ही निर्णायक मोड़ पर लाकर आपको खड़ा कर दिया और आपके जीवन को बदल दिया, ऐसी कोई सलाह आपको याद आती है किसी मित्र की तरफ से? हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने कहा कि समस्या कुछ भी हो, हर समस्या का हल होता है, और कभी जीवन में तनाव नहीं लेना चाहिए। तनाव से आप भटक मार्ग से हल जो आप निकाल सकते हैं समस्या का, उससे भटक सकते हैं। तो कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका हल ना हो, कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसमें कोई न कोई परेशानी ना आती हो, लेकिन इनसे घबराना नहीं चाहिए, अपने को आगे बढ़ना चाहिए। और चाहे वो हमारी शुरुआत में 1-2 प्रीलिम्स पास करने में असफलता रही हो, चाहे कुछ भी रही हो, उन्होंने कहा कि नहीं, आप में बहुत क्षमताएँ हैं और उससे बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। असफलताएं हमेशा सफलता की ओर प्रेरित करती हैं, और नो डाउट हमने उन सब बातों को बड़ा गहरे से लिया। और मैं जो है, कुछ ऐसे पल भी आए जीवन में जब हमें थोड़ी बहुत असफलताएं मिली, तो मैं सब कुछ भूल गया, सब कुछ भूल के अपने आप को किताबों में डुबो दिया, और उसका हमें हमेशा लाभ मिला, और आज भी जो है किताबें उतनी ही मुझे प्रिय हैं। जी, वो क्षण भी आया राकेश जी जब आपका राज्य पुलिस सेवा में आपने प्रवेश किया। 1995 की बात है जहाँ तक मैं आपके बायोडाटा को देख रहा था। तो वो पल जब आपको ये पता चला कि आप सफल हुए हैं, जाहिर तौर पर बहुत प्रसन्नता हुई होगी। और वो जो पहली पोस्टिंग थी वर्दी के साथ, उसको आप कैसे याद करते हैं? पहली पिक हमेशा जो है मेरे दिमाग में भी छाई हुई रहती है, और मेरे फेसबुक पेज पे भी रहती है, और मैं पुरानी सारी तस्वीरों को बड़ा सहेज कर रखता हूँ। मैं बता दूं, जब रिज़ल्ट घोषित हुआ, तो चूँकि मैं इलाहाबाद में पढ़ता था, रिज़ल्ट इंदौर में घोषित हुआ, तो मुझे एक हमारे सीनियर थे जो इंदौर में इनकम टैक्स के चीफ कमिश्नर थे, उनके बेटे ने खबर पहुंचाई। तो जो उसका आनंद होता है उसको मैं बयान नहीं कर सकता, चूँकि मैं जस्ट एमए किया हुआ था, और मेरे सारे जूनियर्स और सारे सीनियर्स ने बहुत इसकी बधाई दी कि तुम्हारी एमए की पढ़ाई कंप्लीट हुई और तुम सेलेक्ट हो गए। तो इसका आनंद बहुत अलग ही रहा, और बहुत अलग इसकी अनुभूति रही, और बहुत अच्छा लगा। और जब आप अपने गांव पहुंचे तो वो एक बड़ी हीरोइक फीलिंग रही होगी कि ठाकुर साहब अब एक ऐसे ठाकुर साहब हैं जो वर्दी के साथ हैं और डटे हैं अब मोर्चे पर और आगे बढ़ेंगे। माता पिता की आंखों में गर्व मिश्रित प्रसन्नता, वो क्षण भी अद्भुत रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे ही रिजल्ट मिला उसके बाद दोस्तों के साथ दिन में खुशी मनाने के बाद रात में मैंने ट्रेन पकड़ा, और सुबह 4 बजे मैं अपने घर पहुंचा। दरवाज़ा खटखटाया, पिताजी ने दरवाज़ा खोला, तो मैंने बोला कि मेरा डीएसपी में सिलेक्शन हो गया है। पिताजी ने हमें गले लगाया। मेरा छोटा भाई घर पर ही था, हाथ में मिठाई का डिब्बा था, पूरा मिठाई का डिब्बा सब में बटा, और सुबह 8-9 बजे तक पूरे गाँव के लोग इकट्ठे हो गए। उसके बाद पूरे सभी जगह सभी रिश्तेदारों से मिला, और मिल के दूसरे दिन मैं वापस आ गया, क्योंकि अगली परीक्षा की तैयारी करनी थी। वाह वाह, तो मतलब वही मुझे वो पंक्ति रामायण की चौपाई याद आती, राम काज कीजे बिना मोहि कहाँ विश्राम। तो अगली तैयारी की शुरुआत भी आपने कर दी थी। मुझे ये बताइए, युवा अक्सर इस कार्यक्रम को जो देखते हैं, मैं अक्सर ये कहता हूँ इस कार्यक्रम में कि सफलता का कोई फार्मूला नहीं होता, कोई टैबलेट नहीं होती कि आपने पानी के साथ या एंटीबायोटिक की तरह 5 दिन का कोर्स किया और आप सफल हो जाएंगे। सफलता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बहुत सारे चैलेंजेस, चुनौतियां और अपने मन को साधने की एक पूरी प्रक्रिया है। आप क्या सलाह देंगे उन युवाओं को जिनके मन में सपने तो बहुत हैं, लेकिन सपनों के साथ उनका मन अटकता है? मन जो है वो नियंत्रण नहीं कर पाता है अपने ऊपर, बहुत सारी वो प्रलोभनों में उलझ जाते हैं। और आपके हमारी पीढ़ी के समय इतने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और इंटरनेट नाम की ये व्यवस्थाएं उतनी सघन नहीं थीं, लेकिन अब ये चुनौतियां भी युवाओं का ध्यान बांटने के लिए मौजूद हैं। कैसे आप क्या सलाह देंगे आप ऐसे युवाओं को जो अखिल भारतीय सेवा या राज्य प्रशासनिक सेवा में करियर बनाना चाहते हैं? जो भी अपना करियर बनाना चाहते हैं उनको ये समझना चाहिए, जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के माध्यम से सूचनाएं मिल रही हैं, जानकारियां मिल रही हैं, ज्ञान मिल रहा है,
वो जो है सहायक ज्ञान है। सारा ज्ञान पुस्तकों में सीमित है। पुस्तकों में जो भी ज्ञान है वह पुष्टिकृत ज्ञान है, ऑथेंटिक नॉलेज है, और किताबें पढ़नी चाहिए, लगातार पढ़ते रहनी चाहिए। और उसमें जो चीज़ क्लियर ना हो उसको जो है अब चाहिए कि हम जो है नेट वगैरह के माध्यम से उसकी जानकारी प्राप्त करें, आधुनिक चीज़ों को जानकारी प्राप्त करें। परंतु ये कदापि इस पे नहीं आना चाहिए कि हम नेट पे निर्भर हो जाएं, व्हाट्सएप ज्ञान पे निर्भर हो जाएं, सोशल मीडिया पे निर्भर हो जाएं। ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। किताबों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, किताबों में ही हल है, और अधिक से अधिक पढ़ने पे ध्यान देना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ याद कर ली जाए। याद करना आज के समय में बहुत कठिन कार्य है, लेकिन चीज़ों को लगातार पढ़ते रहने से, बार बार पढ़ते रहने से एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, और लगातार पढ़ते रहने से ये समझ में आ जाता है कि हमें किस तरह से किस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। क्योंकि कई प्रक्रियाओं से एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के परीक्षार्थी को गुजरना पड़ता है, जिसमें सर्वप्रथम प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पास करना। अगर सब कुछ वो पढ़ा हुआ है तो 4 विकल्पों में से एक विकल्प का वो सहजता से चयन करके प्रीलिम्स आसानी से वो पास कर सकता है। बहुत ज़्यादा पढ़ा रहता है तो मेंस एग्जामिनेशन में ये होता है कि इस क्वेश्चन का आंसर किस रूप में लिखा जा सकता है वो बहुत अच्छे से जान सकता है। और यही बात इंटरव्यू में भी, वो सारी चीज़ों का यदि उसको पढ़ा हुआ रहता है, उसको एक उसको नॉलेज रहता है, तो उस अपने नॉलेज का उपयोग करके प्रश्नों का बहुत सहजता से उत्तर दे सकता है। सर, एक निजी प्रश्न की तरफ मैं आता हूँ। जीवन का बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव होता है जब व्यक्ति विवाह नाम की संस्था में प्रवेश करता है। आपकी जीवन संगिनी और परिवार में आपके जो बच्चे हैं, थोड़ा सा हम उनके बारे में भी ज़रूर जानना चाहेंगे इस प्रोग्राम में, और ख़ास तौर से आपकी जीवन संगिनी के सपोर्ट की मैं ज़रूर आपसे कुछ बात सुनना चाहूँगा, क्योंकि अधूरा है मनुष्य अगर वो उसका जीवन साथी, चाहे वो स्त्री हो तो पुरुष और पुरुष हो तो स्त्री, उनका सहयोग और उनका कहीं ना कहीं एक फुल एक्सटेंडेड समर्थन ना हो तो जीवन कुछ नहीं है। थोड़ा सा इस बारे में हमें बताइए। नहीं, बिल्कुल सही है। पत्नी का बहुत सहयोग, कम से कम पुलिस अधिकारी के लिए पत्नी का सहयोग जो है खुद उसके लिए और समाज दोनों के लिए संजीवनी का कार्य करता है। बहुत अच्छी बात कही। और सुखी घर जो है, सुखी घर व्यक्ति को सुखी समाज के निर्माण में सहयोग करता है। मुझे इस बात को कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है कि मेरे जीवन में मैं भी जो बाहर को अच्छा कर पा रहा हूँ, इसमें मेरी पत्नी की प्रेरणा का बहुत बड़ा योगदान है। मुझे कभी भी परिवार की तरफ से चिंतित होने की आवश्यकता नहीं मिली रही। जब भी मुझे कभी कोई समस्या आई, कोई परेशानी आई, पत्नी ने हमेशा सहयोग किया, और कई बार मैं गलत निर्णय लेता था तो उसको करेक्ट करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। हमारे सारे निर्णयों में ऐसे कठिन समय जब मैं अनिर्णय की स्थिति में आता था, ऐसे समय में मेरी पत्नी का हमेशा सहयोग प्राप्त हुआ, और इसी कारण जो है मैं आज इस तरह से सफल हो रहा हूँ और इस तरह से अच्छा कार्य कर पा रहा हूँ। मैं उनको प्रणाम करते हुए कि आप इतनी विनम्रता से और इतने आदर से आप उनके योगदान को याद कर रहे हैं, ये बताता है कि आप दोनों की बॉन्डिंग भी कितनी गहरी और कितनी मजबूत है। आपके बच्चे क्या अभी कॉलेज में हैं या स्कूल्स में हैं, क्या कर रहे हैं वो? कॉलेज में हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, बीए की हो। जी, आगे क्या वो भी प्रशासनिक सेवा में करियर बनाना चाहते हैं या कुछ और सोच रखा है उन्होंने? देखिए, मेरे परिवार के लोग मुझे जो है जब 10वीं पास किया तो उनकी इच्छा थी मैं इंजीनियर बनूं। मैंने तय किया कि मुझे प्रशासकीय सेवा में जाना है, तो मैंने अपने बाप की नहीं मानी। तो मैं नहीं चाहूँगा कि मेरा बेटा मेरे बताए अनुसार चले, वो अपनी दिशा वो खुद तय करे, और हर युवा को यह अधिकार होना चाहिए कि अपने जीवन की दिशा तय करे। हम गार्जियन हमेशा सहयोग के रूप में कार्य करना चाहिए। अब मैं उसमें फुल सपोर्ट करता हूँ, पूरा सहयोग करता हूँ कि मेरा बेटा जो भी कर रहा है वो अपने हिसाब से अपनी दिशा तय करे। आपने बहुत सुंदर बात कही राकेश जी, और ये आपकी एक सुलझी हुई दृष्टि और एक बहुत साफ विचार दृष्टि की तरफ इशारा करती है। एक पुलिस अधिकारी के तौर पर पुलिस कप्तान बड़ा सुंदर शब्द है, और अंग्रेज़ों के ज़माने से इस शब्द का इस्तेमाल होता रहा है। मैं पुरानी पुस्तकें जब ब्रिटिश पीरियड की पढ़ता हूँ तब भी इस शब्द को सुनकर मैं बड़ा रोमांचित होता था। पुलिस कप्तान, कप्तान जैसे किसी टीम का कप्तान, वैसे पुलिस कप्तान यानी एक ज़िले में पुलिस का मुखिया। मुखिया मुखसो चाहिए खान पान को। एक लीडर के नाते आप क्या देखते हैं कि एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी में क्या गुण, और ख़ास तौर से अपनी लोअर रैंक एंड फाइल को
अपने अधीनस्थ स्टाफ को साथ लेकर कैसे चलना चाहिए, क्योंकि सबसे अधिक मोर्चे पर जो दुश्वारियां झेलता है वो पुलिस का कांस्टेबल झेलता है, हेड कांस्टेबल झेलता है, सब इंस्पेक्टर झेलता है, जो तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों में अपना काम अंजाम देता रहता है। आप किस तरह एक पुलिस अधिकारी के गुणों की तरफ अगर मैं ले चलूं तो आप उसको कैसे हमें बताएंगे? देखिए, मेरी जितनी भी पदस्थापनाएं रहीं, करीब करीब सारी पदस्थापनाएं कुछ कठिन जगहों पर रहीं। इस कारण से मुझे जो है अपने फोर्स को नेतृत्व करने का, फोर्स को साथ में लेकर काम करने का बहुत गहरा अनुभव रहा। मैंने यह चीज़ महसूस किया, जो भी मेरे अधीनस्थ हैं मैं उनको कार्य करने की स्वतंत्रता देने में विश्वास रखता हूँ, वो अपना कार्य फ्रीली करें। मेरा कार्य रहता है कि उनको काम करने में सहयोग करना, क्योंकि वरिष्ठ अधिकारी के नाते मार्गदर्शन, किसी भी काम में कहीं कोई कमी हो रही वो कमी को बताना, न कि कमी को लेके उनको दंडित करना। दंडित करने का मेरा भाव बिल्कुल किसी भी कार्य की ओर नहीं रहता है। किसी कर्मचारी का कोई गलती भी हो जाए तो उसको करेक्ट करने में भरोसा रखता हूँ, लेकिन जो बार बार गलती करे उसको दंडित करना चाहिए। लेकिन एक बार करेक्शन से जो सुधर जाए उसको सहयोग करना। छोटे से लेके हमारे जो भी कर्मचारी हैं, जितने भी, चाहे इंस्पेक्टर हों, चाहे डीएसपी हों, चाहे एडिशनल एसपी हों, चाहे सिपाही हो, सबसे मैं जीवंत संपर्क बनाए रखने में, सबसे बात करने में मुझे कभी संकोच नहीं हुआ। यही कारण रहा कि कभी भी कोई समस्या आई तो मैंने उस समस्या का हल मैंने सिपाही से भी जानने की कोशिश की, तो अपने वरिष्ठ अधिकारियों से भी जानने की कोशिश की, और सारे हल निकल आते हैं। और लीडरशिप को मजबूत करना पड़ता है। अपने अधीनस्थों को ये भरोसा दिलाना पड़ता है कि आप उसके हिमायती हैं, उसके सहयोगी हैं, उसके साथ खड़े हैं, और उसके साथ खड़े रहने के लिए खुद ही एक बार उदाहरण बनना पड़ता है। और मैंने कई बार करके उनका हमेशा विश्वास पाया है। और मैंने जीवन में जब भी किसी कठिन परिस्थिति में कभी लाठीचार्ज करना पड़ा हो, कुछ भी करना पड़ा हो, मुझे कभी जो है पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ा। हमेशा मैंने फॉरवर्ड रहा, आगे रहा, और हमेशा मुझे सफलताएं मिली। तो मेरा ये मानना है कि जो भी आपका अधीनस्थ स्टाफ है उसके ऊपर आपको और आपके ऊपर उसका विश्वास बनना चाहिए, और ये बनाने का काम कप्तान का होता है, न कि कर्मचारी का होता है। ये मेरा मानना है। अंग्रेज़ी की कहावत है कि खरगोश के सामने गाजर और छड़ी दोनों होनी चाहिए, यानी पुरस्कार और दंड का एक उचित समन्वय होना चाहिए। तो एक आदर्श अधिकारी के मेरे मूल मंत्र मुझे लगता है यही होने चाहिए। ख़त्म कर रहा हूँ इस बातचीत को। बड़ा आनंद आया राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी बातें करी, हमें भी बहुत अच्छा लगा अपने बारे में बात करके। जी, आखिरी प्रश्न मेरा ये है कि आचार्य नरेंद्र देव जी की एक कोट मुझे हमेशा याद रहता है कि अच्छी पुस्तकें जीवंत देव प्रतिमाएं हैं। अच्छी पुस्तकें जीवंत देव प्रतिमाएं हैं जिनकी आराधना से तत्काल प्रकाश की प्राप्ति होती है। आप पुस्तकें पढ़ने के, किताबों पढ़ने के बहुत आप शौक़ है, चाव है आपको। किस तरह की पुस्तकें आप पढ़ते हैं, और इतनी व्यस्तता के बीच में भी क्या कोई किताब हमेशा आपके हाथ में रहती है? देखिए, पुस्तकें तो मेरा जो है स्पेशली जो सामाजिक समस्याओं से जुड़ी हुई पुस्तकों के प्रति मेरी बहुत रुचि रहती है। पढ़ने को तो मैं उपन्यास भी पढ़ता हूँ, अलग अलग संगठनों से जुड़ी हुई किताबें भी पढ़ता हूँ, धार्मिक साहित्य भी पढ़ता हूँ, लेकिन सामाजिक समस्याओं से जुड़ी हुई पुस्तकों को पढ़ने और उसको समझने का मेरी बहुत रुचि रहती है। स्पेशली भारत की जो सामाजिक और धार्मिक परंपराएं हैं और सांप्रदायिक स्थितियों को लेकर तमाम जो पुस्तकें लिखी गई उनको मैं बहुत पढ़ा हूँ और लगातार पढ़ता रहता हूँ, क्योंकि मेरी तमाम पदस्थापनाएं ऐसी जगहों पर रही हैं जो सांप्रदायिक रूप से जगहें संवेदनशील कही जाती हैं। इसलिए दंगों के ऊपर, सांप्रदायिक तनाव के ऊपर जो भी किताबें लिखी गई वो मैं बहुत गहनता से पढ़ता हूँ। और मैं दावा भी करता हूँ कि हिंदी में सांप्रदायिक समस्याओं को लेकर जो सबसे समृद्ध साहित्य है वो मेरे पास है, और मैं उसको निरंतर पढ़ता हूँ। यही कारण है कि मुझे किसी भी सांप्रदायिक समस्या में कभी कोई समस्या नहीं आई। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर किसी भी पुलिस अधिकारी को फील्ड में अच्छी नौकरी करनी है तो उसको रामधारी सिंह दिनकर की संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए। उसको काफ़ी सहूलियत मिलेगी देश को समझने में, समाज को समझने में। और अगर राजनीतिक परिवेश को समझना चाहता है तो कुलदीप नैयर की एक ही ज़िंदगी काफ़ी नहीं, ये पुस्तक पढ़नी चाहिए। वाह। और जैसा आपने कहा कि जो सामाजिक विद्रूपता है, सांप्रदायिक तनाव है,
इससे जुड़ी आपको कौन सी पुस्तक आप सजेस्ट करना चाहेंगे? कुछ इस पर भी कुछ सजेस्ट कीजिए कि जो लोग इस विषमता को या समस्या के मूल में जाकर इसके निष्कर्ष को समझना चाहते हैं, वो उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, सांप्रदायिक स्थितियों को समझने के लिए, सांप्रदायिक तनाव को दूर करने के लिए सभी धर्मों को जानना बहुत ज़रूरी है। वाह, बहुत और सुंदर बात। इसी के लिए मैंने बोला कि संस्कृत के 4 अध्याय जिसने पढ़ लिया वो अपने समाज को जान गया। दूसरी बात यह है कि पुलिस में ही रिकॉर्ड का स्तर इतना अच्छा रहता है कि हर अधिकारी अपने जिस ज़िले में जाता है, जिस थाने में जाता है, वहाँ के रिकॉर्ड को पढ़ ले तो वहाँ की सारी समस्याओं को हल कर सकता है। सारा हल मतलब लिखित रूप में मौजूद है। हमको पढ़ने के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। होता यह है कि अधिकांश लोग पढ़ना छोड़ देते हैं और ये चीज़ बहुत गलत है। पढ़ना, लगातार पढ़ना चाहिए, नौकरी के बाद और ज़्यादा पढ़ना चाहिए ताकि लोगों का और समाज का अधिक से अधिक भला कर सकें। बहुत सुंदर बात कही है राकेश जी। और मैंने बहुत सारी बातचीत इस कार्यक्रम में अखिल भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों से की है। आपसे बात करना इस मायने में एक भिन्न अनुभव ये रहा कि बहुत सीधी बात, जिसमें कहीं कोई अलंकारिक विश्लेषण नहीं रहा, कोई एडजेक्टिव्स नहीं थे, लेकिन आपने जो कुछ भी कहा वो आपके अनुभव से, आपके सामाजिक परिवेश से निकला हुआ अनुभव रहा। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं और आपके भावी एक पुलिस अधिकारी, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के जीवन के लिए बहुत सी शुभकामनाएं देता हूं। तो ये थे बहुत बहुत धन्यवाद। अखिल भारतीय पुलिस सेवा के 2010 बैच के ऑफिसर और वर्तमान में रीवा के पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी निभा रहे राकेश सिंह जी। अफसरनामा में इतना ही। अगली बार एक और अफसर को लेकर आपसे मुलाकात करेंगे। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।